नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। सियासी सच के एपिसोड नंबर 3 में आज बात राष्ट्रपति की होगी, विस्थापित मजदूरों की होगी और बात उन मुद्दों की होगी जिस पर कोई बोलना नहीं चाहता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं। हम कई मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। दद्दू प्रसाद जी, जय भीम। हाँ, जय भीम, जय भारत। दद्दू प्रसाद जी, एक बड़ा सवाल ये है कि मजदूरों के विस्थापन हो रहे हैं। मजदूर पूरे देश में अपने एक तरीके से कहा जाए होम डिस्ट्रिक्ट या होम वापस आना चाह रहा है। विस्थापन बड़े पैमाने पर है जी, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही है, जबकि कश्मीर में एक विस्थापन हुआ था जिसकी चर्चा आज 70 साल के बाद, या एक तरीके से कहा जाए 60-70 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि वो विस्थापन आज हुआ है और वो मुद्दा बहुत ताज़ा है। ऐसा क्यों है? दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? अखिलेश जी, बहुत वाजिब सवाल है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में है, पर मजदूरों का पलायन और मजदूरों का सड़कों पर पलायन का प्रदर्शन दुख भरी, कराह भरी, वेदना भरी पदयात्राएं, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही हैं, छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चे और बैलगाड़ी में जुटते हुए काफिले जा रहे हैं। जन्म दे दिया है, प्रसव हो गया है नारी को, और बच्चा जन्मने के बाद बच्चा गोद में लेकर के 160 किलोमीटर फिर जा रही है। ऐसे दृश्य केवल भारत देश में। कोरोना महामारी पूरी दुनिया में है, पर ऐसे दुखद यातनापूर्ण दृश्य केवल भारत में है। कारण यह है कि भारत का हाकिम, हुक्मरान जल्लाद है, शैतान है और अमानवीय है, और वो पूरी तरीके से भेदभाव के बदले की भावना से वो पीड़ित है, और वो इन मजदूरों के साथ अपनी भड़ास निकाल रहा है, बदला लेने की भावना है, क्योंकि उसको डर है कि मजदूर अगर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इस देश दुख को, यातना के बीच में अगर साहस रहा उसका, तो वो हमारी सत्ता छीन लेगा, इकट्ठा हो जाएगा। आखिरकार ये पूरी तरीके से प्रदर्शित हो गया है कि लगभग 40 करोड़ लोग भारत में मजदूरों की आबादी है, और किसी भी जल्लाद हाकिम की सत्ता को बदलने के लिए बहुत ही काफ़ी है, पर्याप्त है। इसी तरीके का दृश्य 1947 में भी देखने को मिला, जब पाकिस्तान से और कश्मीर से भाग करके, पलायन करके लोग भारत की सीमा में आए। वो चूंकि भारत के हुक्मरान जो सवर्ण हैं, उनके जात बिरादरी के लोग थे, तो उनको रचाने बसाने के लिए भारत सरकार ने पुनर्वास मंत्रालय खोला, और पुनर्वास मंत्रालय में अरबों रुपए का बजट अलॉट किया, फैक्ट्री एरिया घोषित किए गए, फ्लैट बना के दिए गए, और उनको हर तरीके से समृद्ध बनाया गया। और वो कुल 10 लाख परिवार थे, 10 लाख लोग थे, परिवार नहीं थे। तो उनको सेटल किया पुनर्वास मंत्रालय के माध्यम से। भारत सरकार ने पूरे देश के गांव से जुल्म से शिकार होकर, जातीय भेदभाव का शिकार होकर, बेरोजगारी का शिकार होकर लगभग 15 करोड़ लोग आज से 70 साल पहले से पलायन करके बड़े शहरों में, औद्योगिक शहरों में लोग जाकर नाले के किनारे, सड़क के किनारे, रेल की पटरी के किनारे, ओवर ब्रिज के नीचे, ह्यूम पाइप के अंदर 5-5, 10-10 फीट जगह जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बना करके, पॉलीथीन तान करके रहने लगे। नारकीय जीवन। सरकार ने इन 70 सालों में इन भारतीय शरणार्थियों के लिए, पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने पलक पावड़े बिछा दिए, स्वागत किया, उनको रचाया बसाया, समृद्ध बनाया, फैक्ट्री का मालिक बनाया। पर भारत के शरणार्थियों के लिए, जो भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी भाग करके औद्योगिक शहरों में
सामाजिक सम्मान, समानता और रोजगार पाने के लिए पहुंचे हैं, उनको सरकार ने धिक्कारा, अपमानित किया, बेइज्जत किया। फिर भी उन्होंने देश के उत्थान में, देश के विकास में, देश की समृद्धि में, उद्योग धंधों को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो ये सरकार की दोहरी नीति का ही नहीं है। मैं इससे एक कदम और आगे जाके कहना चाहूंगा, ये नस्ल भेद की जीती जागती उदाहरण है। नस्लीय भेद है, हाकिम आर्यंस हैं और जो मजदूर हैं वो भारत के द्रविडियंस हैं, दलित पिछड़े आदिवासी हैं। इसलिए उनका प्रेम उनके प्रति नहीं जागता है और दुनिया भर में कहीं दूसरी मिसाल इस तरीके की नहीं है। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भारत सरकार को, भारत के जल्लाद हाकिम को देखने पड़ेंगे आने वाले समय में। तदुप साहब जी, आप नस्लीय भेदभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना दिया गया जी, और जबकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के बड़े प्रचारक रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति किए, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या सच्चाई थी, क्यों जो है रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया? कठपुतला कभी अपने समाज का नायक नहीं हो सकता है। शोषक और शासक इस गंभीर रहस्य को जानता है और इसलिए कठपुतला कभी मसीहा नहीं हो सकता, नायक नहीं हो सकता। और फांसी में भी जल्लाद का उपयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं रही कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब दर्शन के लिए अपने सपरिवार पधारे तो मोहन भागवत के रिश्तेदारों ने और भारत के प्रधानमंत्री के मुक्तिदाता, उत्थान करने वालों ने उनको धक्के मारा, उनकी पत्नी को अपमानित किया। वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, उस पर जांच बैठ गई, खुलासा हो गया। नहीं तो ये घटना, अपमानजनक घटना देश देख ही नहीं पाता। इसलिए राष्ट्रपति जो भारत का है उसको कठपुतला जान करके ही बनाया गया है, क्योंकि कठपुतले को चलाना आसान होता है, सुविधाजनक होता है। कोई जीवंत व्यक्ति को संचालन करने से ज़्यादा बेहतर है कठपुतले का संचालन। तो इसलिए कोई राष्ट्रपति अगर बनाया गया है तो मुक्ति के लिए नहीं बनाया गया है, उत्थान के लिए नहीं बनाया गया है। तदुप प्रसाद जी, आडवाणी और जोशी को बनाने में क्या दिक्कत थी? अगर इनको भी मैं कहना चाहता हूं कि यही तो है, कठपुतला ज्यादा सुविधाजनक है। कुत्ता को भी जब तक प्रशिक्षित ना हो, जीवंत है, तो उससे भी खतरा है। फिर कठपुतला तो बहुत ही सुविधाजनक है। तो ये लालकेश आडवाणी कठपुतले नहीं हो सकते थे, पर रामनाथ कोविंद को कठपुतला को जान करके ही बनाया गया है उसको, और कठपुतले का संचालन कठपुतला कर रहा है। नरेंद्र मोदी भी एक कठपुतला है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमने दलित सांसद और विधायक तो पिछले 72 सालों से कठपुतले के रूप में देख रहे हैं, पर पिछले 16 वर्षों से कठपुतला प्रधानमंत्री भारत देश देख रहा है। देखने की दृष्टि नहीं है आपकी तो ये अलग बात है। 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के कठपुतला के रूप में पूरे भारत ने देखा। कुछ थोड़ी से फैसला लेना हो तो वो जाके सोनिया से पूछने जाता था। अब पिछले 6 वर्षों से नरेंद्र मोदी के रूप में दूसरा कठपुतला हम देख रहे हैं, और इस कठपुतला दूसरे कठपुतले का संचालन कर रहा है। ये दुखद है देश के लिए। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल ये है कि लोकायुक्त और लोकपाल की बातें आपने तमाम सुनी होंगी। इस पर बड़े बड़े आंदोलन भी हुए और कोई मुख्यमंत्री बना, कोई उपराज्यपाल बना और तमाम पद लोगों ने बांट लिए।
क्या इससे देश को कुछ हासिल हुआ? नहीं, ये देखे लोकपाल तो आ नहीं सका, क्यों लोकपाल कानूनों में ही रह गया, हम्म। कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आज उसकी चर्चा भी नहीं है। हम्म। ये गेम चेंजर था। हम्म। कांग्रेस पार्टी को हटाना था। कांग्रेस पार्टी भारत के औद्योगिक घराने के लिए और हिंदुत्ववादी शक्तियों के लिए क्लाइमेक्स पे जाकर के काम नहीं कर पा रही थी। इस कुछ काम तो कर रही थी, उनके लिए सुविधाजनक थी, पर वो अपेक्षाएं नहीं पूरे कर पा रही थी जिसकी वो अपेक्षाएं उनको थी। इसलिए उन्होंने गेम चेंजर के रूप में अन्ना हजारे का, और जो दिल्ली में 2011 में रामलीला मैदान पे देखा गया धरना लगातार, और बाबा रामदेव का और अन्ना हजारे का चला, तो ये एक गेम और वहीं से तो गेम चेंज हुआ। और वो कोई आंदोलन नहीं था, कोई जन आंदोलन नहीं था, ये मोटिवेटेड और कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड आरएसएस के द्वारा संचालित एक प्रदर्शन था, एक दिखावा था। और उसके कारण फिर पूरे देश में भारत के औद्योगिक घरानों के नियंत्रण में जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने पब्लिश पूरा माहौल बनाया, और माहौल बना के 2014 में भारत की सत्ता परिवर्तित हो गई और अतिवादी आतंकवादी सत्ता स्थापित हो गई। तो एक दूसरा कठपुतला नरेंद्र मोदी के रूप में पिछड़े वर्ग का मुलम्मा चढ़ा करके सामने आया। इसलिए ये सब भ्रमजाल है। इससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, बहुजन समाज को अगर कुछ पाना है तो अपने पैरों पर खड़े होकर हमें आगे बढ़ना होगा। और कठपुतला और डरपोक नायक और शिकंजे में फंसे हुए, चंगुल में फंसे हुए, हमारे चंगुल और शिकंजे में फंसे हुए लोग कभी भी हमारे उद्धारक नहीं बन सकते, हमारे मुक्तिदाता नहीं हो सकते। हमें आम जनता के बीच में से ही नए नेतृत्व लेके आना होगा, और उस नेतृत्व के माध्यम से ही और कलेक्टिव लीडरशिप की आवश्यकता होगी। देखिए, अब सिंगल मैन लीडरशिप के दिन चले गए और उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें कलेक्टिव लीडरशिप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में से, जबकि शोषक वर्ग बहुत ही वाचाल है और वो ग्रुप लीडरशिप लेकर के खड़ा है, और बल्कि पर्दे के पीछे से वो नियंत्रण कर रहा है। जो भारत का प्रधान शासक वर्ग है, प्रधान शोषक वर्ग है, वो ब्राह्मण, वो पर्दे के पीछे चला गया है और पर्दे पर बनिया को प्रकट कर दिया है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए आने वाले समय में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ग्रुप लीडरशिप लेकर के आना होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं, ये दद्दू प्रसाद जी का स्पष्ट कहना है कि एक लीडरशिप होती है, एक कठपुतला होता है। राजनीति में दो चीज़ें बहुत अहम हैं और इन दोनों पर लोगों को ध्यान देना होगा। तीसरी एक बात अहम है कि मजदूरों का जो विस्थापन हो रहा है, इसको लेकर के सरकार उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर कश्मीर से जब लोगों का विस्थापन हुआ था, लोग वहाँ से भगाए गए थे या लोग वहाँ से भागे थे, जो भी हुआ था, लेकिन सरकार उसको लेकर के बहुत गंभीर है। आज उसकी भी चर्चा होती है। कहीं न कहीं से यह नोटिस करने वाली बात है कि आखिर इन मुद्दों पर लोगों का दोयम रवैया क्यों होता है, कठपुतले क्यों तैयार किए जाते हैं, विस्थापन को लेकर के लोगों का नज़रिया क्यों अलग अलग होता है। अन्य मुद्दों पर हम और भी आगे भी बातचीत करेंगे और आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम।